नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और दरभंगा नगर थाना परिसर में बीती आधी रात को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां पटाखों में भीषण आग लग गई। थाना परिसर में अलग अलग जगहों से पटाखों को जब्त करके रखा गया था। आग के साथ पटाखों की आवाज सुनकर लोगों में हड़कंप मच गया। एक के बाद एक कर लगातार पटाखे फूटते रहे और यह सिलसिला कई घंटों तक यूं ही जारी रहा। थाने के अंदर मौजूद पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए थाने से बाहर भाग गए। समय रहते पुलिसकर्मियों ने थाना परिसर से गाड़ियों को भी निकाल लिया। वहीं अगर ये तस्वीर इतनी भयावह थी, लोगों के बीच दहशत का माहौल था। अगर वक्त रहते एहतियाती कदम नहीं उठाए गए होते तो भारी तबाही मच सकती थी। थाने में रखे पटाखे तब तक जलते रहे जब तक कि आग पर काबू नहीं पा लिया गया। और बड़ी खबर इस वक्त राहत से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें 40 दिनों के बाद 5000 से कम केस शनिवार को बिहार में दर्ज किए गए हैं, जो एक बड़ी राहत देने वाली खबर है। 4375 नए केसेस शनिवार को सामने आए कोरोना संक्रमितों के तौर पर। और लॉकडाउन के बाद से लगातार केस में गिरावट दर्ज की जा रही है। ये राहत देने वाली भी खबर है। और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी जैसे जैसे संक्रमण के केसेस कम हो रहे हैं, ये व्यवस्थाओं पर भी इसका सीधा असर नजर आता है। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच अब एक और बीमारी ने दस्तक दे दी है। देश के कई राज्यों की तरह अब बिहार में भी तेजी से ब्लैक फंगस के केसेस और इससे पीड़ित बीमारों की संख्या सामने आ रही है। और इस ब्लैक फंगस की बीमारी को अब आपदा घोषित कर दिया गया है। बिहार सरकार ने यह बड़ा फैसला लेते हुए ब्लैक फंगस को आपदा की श्रेणी में रखा है। ब्लैक फंगस के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत अधिसूचित किया गया है और इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। दूसरी तस्वीर कोरोना को लेकर टेस्ट वैन की, जिसकी शुरुआत आज की गई है बिहार का में। देखिए जिस तरीके से ये बड़ा कदम उठाया गया है, सरकार का मकसद साफ है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके और संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। सरकार के निर्देश के मुताबिक सभी अस्पतालों को ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। यह अनिवार्य कर दिया गया है। मरीजों के इलाज के लिए RMRI में दवाई का भंडारण किया गया है, यानी कि इसे लेकर कोई कमी ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। पटना में एम्स, IGIMS, PMCH, NMCH में मरीजों के इलाज के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और मरीजों को इन्फोटेरिसिन की दवा मुफ्त में दी जाएगी। यह भी सरकार की तरफ से जानकारी सामने। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि ब्लैक फंगस के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। और बिहार सरकार के इस फैसले के बाद न्यूज 18 ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से खास बातचीत की। आप लोगों ने अब ब्लैक फंगस के लिए विशेष पहल की है, क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? आपदा की श्रेणी में भी उसे रख दिया गया। देखिए, हर मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर और संवेदनशील रहते हैं और जैसे ही इस बीमारी के बारे में जानकारी मिली, इस बीमारी को भी हम लोगों ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 के तहत अधिसूच्य रोग घोषित किया है। मतलब नोटिफाइबल डिजीज होगा ये। और इसके तहत प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में जो लोग इलाज करा रहे होंगे, सभी मरीजों के बारे में IDSP को सूचित करना होगा सिविल सर्जन के माध्यम से। और उसके ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल बनेंगे, जो ICMR, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और बिहार सरकार का गाइडलाइन होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ अस्पतालों में इसके लिए विशेष व्यवस्था भी आप लोगों ने करके रखी है। निश्चित रूप से ब्लैक फंगस की जैसे ही जानकारी मिली, बिहार पहला राज्य है जिसने इस बीमारी की दवाई को अस्पतालों तक पहुंचाने का काम किया। और इस बीमारी की दवाई की जो ज़रूरत थी, हम लोगों ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में पहुंचा दिया। इसके अतिरिक्त
यदि प्राइवेट अस्पतालों में मरीज कोई है और उसको इलाज के क्रम में दवा की ज़रूरत है तो पटना के RMRI में उसके भंडारण की व्यवस्था की हुई है और बिहार सरकार के निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य के निर्देश से वहाँ से दवा प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया जा सकता है और इसका लाभ भी मिला है। पटना के अंदर एम्स IGIMS में विशेष इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। इसके अतिरिक्त PMCH और NMCH में भी इसके इलाज की व्यवस्था की गई है। IGMS और एम्स पटना में तो डेडिकेटेड अलग से इसके वार्ड बनाए गए हैं। तो हम लगातार इस की चिंता कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के लोग। बिहार में ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। किन किन लोगों को इस बीमारी से खतरा है, इस रिपोर्ट को देखना बेहद जरूरी है। बिहार में बढ़ा ब्लैक फंगस का खतरा। पांच दिन में 3 गुना बढ़े मरीज। कोरोना के साथ ही अब मरीजों के लिए काल बनकर आई है काली मौत, यानी ब्लैक फंगस। तेजी से बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों से देश और कई राज्यों में हड़कंप मच चुका है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और गुजरात में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। बीमारी के बढ़ते कहर को देखते हुए प्रधानमंत्री ने एहतियात और उपायों पर जोर देने की अपील की है। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अब देखिए कि बिहार में ब्लैक फंगस के मामले किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। बिहार में 17 मई तक ब्लैक फंगस के 40 मरीजों की पुष्टि हुई थी, जिनकी संख्या 21 मई को बढ़कर 135 हो गई। बाकी राज्यों में भी ब्लैक फंगस की रफ्तार को देखते हुए इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से, उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेस के रूप में जो है इसकी जानकारी दें और इसको सुनिश्चित करें कि हर एक केस जो इस संदर्भ में देश में आ रहा है वो हमारे नोटिस में आ जाए। मसूड़ों, फेफड़े और आंख को बर्बाद कर देने वाली ये बीमारी कोरोना से कमजोर हुए लोगों के साथ साथ डायबिटीज के मरीजों पर अटैक कर रही है। लिहाजा ब्लैक फंगस से सावधान। डायबिटीज के मरीजों को सावधान रहने की जरूरत है। कमजोर इम्यूनिटी वाले भी सावधान रहें। कोरोना के दौरान ज्यादा स्टेरॉइड लेने वाले और ज्यादा टोसिलिजुमैब लेने वालों को भी सावधान रहने की जरूरत है। और इलाज के लिए IGIMS और पटना एम्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित करते हुए वहां ब्लैक फंगस का अलग वार्ड बना दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बिहार में कोरोना जांच में तेजी लाने को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने चलंत RT-PCR वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैन के जरिए ग्रामीण इलाकों में कोरोना जांच में तेजी आएगी, साथ ही समय पर लोगों को जांच रिपोर्ट भी मिल पाएगी। जांच का खर्च राज्य सरकार वहन करने वाली है और जल्द ही 4 और चलंत RT-PCR वैन को लाया जाएगा। तो इसके 4 और इस महीने के अंत तक प्राप्त हो जाएगा और हम लोगों की तो इच्छा यही है कि और ज़्यादा अगर मिल जाए और प्राप्त हो जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात होगी ही नहीं। और इसके माध्यम से भी जो हम लोग सबकी जांच कराएंगे वो काफ़ी अच्छा रहेगा और ये सब RT-PCR की जांच है तो इसका लाभ बहुत मिलेगा। तो इसकी आज शुरुआत हो रही है, बड़ी खुशी की बात है। और इसके लिए जो आप लोगों ने इस चीज़ को प्राप्त किया है और एक आदमी का टेस्ट करेगा, हम लोग उसका पेमेंट करेंगे अभी 649 रुपया भुगतान करेंगे और इसको और लाना
जितना संभव हो सके उसके लिए लाना है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे सहयोग करने की अपील की है। साथ ही अस्पतालों में सीसीटीवी की व्यवस्था करने की भी मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने मरीज के परिजनों से डॉक्टरों से मारपीट न करने की अपील भी की। हमको एक माहौल खड़ा करना है, एक वातावरण बनाना है, भयमुक्त वातावरण, क्योंकि अब लोग कहते हैं कि मानव निर्मित कोरोना वायरस है, एक महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है। तो क्या युद्ध हम इस तरह से लड़ेंगे? युद्ध की पूरी तैयारी कर लेनी होगी, क्योंकि आने वाला समय हो सकता है इससे भी ज्यादा भयानक और भीषण हमको युद्ध लड़ना पड़े, इसलिए पूरी तैयारी कर लें, हम बैठे नहीं। एटा के ईएसआईसी अस्पताल के कोविड वार्ड को सेना के हवाले किया गया है। वहीं कोरोना से अलग दूसरे मरीजों का इलाज किस तरीके से किया जा रहा है, इसके बारे में अस्पताल के टीम से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। अभी हम खड़े हैं ईएसआई अस्पताल में। ईएसआई अस्पताल कोविड मरीजों के लिए आर्मी को दे दिया गया है और नॉन कोविड मरीजों का किस तरह से इलाज हो रहा है वो हम जानते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर सौम्या मैम यहाँ पे है मौजूद, उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनका इलाज किया जा रहा है और क्या व्यवस्थाएं हैं उनकी। हाँ, हमारी अभी नॉन कोविड केयर चालू हुआ है और नॉन कोविड में हमारी ओपीडी चल रहे हैं, ओपीडी सर्विसेज शुरू हुआ है और हम ओपीडी सर्विसेज ट्यूसडे से स्टार्ट किए थे और आज भी ओपीडी सर्विसेज थे और आगे भी रहेगा। ओपीडी सर्विस नॉन कोविड केयर के ओपीडी सर्विसेज चल रहे हैं और हम नॉन कोविड केयर ओपीडी सर्विसेज स्किल्स लैब में, हमारी एक अलग से बिल्डिंग हॉस्पिटल से दूर है वो थोड़ी सी, लेकिन मेडिकल कॉलेज की कैंपस में ही है, मेडिकल कॉलेज की एग्जैक्टली ऑपोजिट में है और उधर हमारी नॉन कोविड ओपीडी चल रहा है। हम थर्मल स्कैनर से, थर्मल गन से हम टेम्परेचर देख के फिर पेशेंट को अंदर कर रहे हैं। उधर ही हमारी लेबॉरेटरी के लोग भी मौजूद हैं, वो ब्लड ले रहे, सैंपल ले रहे और फिर हमारी रिपोर्टिंग भी चल रहा है और अंदर में हमारी सारे डॉक्टर्स हैं, रोस्टर बना हुआ है, सर्जरी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, मुख्य डिपार्टमेंट सभी है, साथ में ENT, फिजिकल मेडिसिन, रिहैबिलिटेशन, सभी डिपार्टमेंट्स का टेबल। एक चीज पहले आपका हमारी 50 बेड का कोविड केयर अभी हमारी अंडर में ही है जो चल रहा है। हमारी आज वर्तमान में हमारे पास लगभग 15 पेशेंट्स हैं और बाकी 7वां फ्लोर में A और C ब्लॉक में आर्मी का चल रहा है और अभी आर्मी लोग 6th फ्लोर भी, 6ठा फ्लोर भी लेने की कार्यक्रम में है। कितने बेड दिए गए हैं अभी तक उनको? उनके पास 226 बेड जाने वाले हैं और अभी आज के दिन में अभी उनके पास 176 बेड है। तो ईएसआई अस्पताल में जो कोविड मरीज हैं वो आर्मी के हवाले किए जा रहे हैं, जो 50 बेड ईएसआई चला रही थी और जो है यहाँ पर आईपीडी भी जो है और जो ओपीडी है, दोनों जो है ईएसआई के लोग जो है उसका इलाज कर रहे हैं। किन किन लोगों का जो है इलाज यहाँ पे किया जा रहा है? ये हमारा एक्चुअली बाहरी सारे अस्पताल जितने भी हैं वहाँ पे नॉन कोविड बंद था, तो हमने शुरू किया नॉन कोविड करना। जितने डिपार्टमेंट से मेडिसिन है, सर्जरी है, ऑर्थो है, ऑप्स गाइनी है, हम सबका पेशेंट देख रहे हैं अभी। सबका देख रहे हैं। आईपीडी ओपीडी दोनों? नहीं, ओपीडी शुरू किया हमने अभी, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास पेशेंट्स आएंगे वैसे वैसे हम उस पर स्विच ओवर कर जाएंगे। डॉक्टर अश्विनी जो सर्जरी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया है कि यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल जो है पीडी चला रहे हैं और आगे आईपीडीबी की सुविधा देंगे। ऐसे में ईएसआई अस्पताल लगातार मरीजों के इलाज में लगा हुआ है और बेहतर इलाज कर रहा है। दानापुर के बीटा से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। शिवहर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। स्टोर रूम में धूल फाक रही वेंटिलेटर की खबर दिखाए जाने के बाद अब वेंटिलेटर चालू किए जा रहे हैं। जरूरी सामानों के लिए आरजेडी विधान पार्षद फारूक शेख ने 25 लाख रुपए दिए थे। सदर अस्पताल में अगले हफ्ते से वेंटिलेटर की सुविधा शुरू हो जाएगी। सिविल सर्जन ने बताया कि कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछला 6 महीना ज़्यादा से वेंटिलेटर हमारे पास आकर के रखा हुआ था
हम लोग बार बार प्रयास कर रहे थे सरकार स्तर पर तो उसको चालू किया जाए। धीरे धीरे अब हम लोग का प्रयास रंग लाया है और हम लोग को सभी सामान उपलब्ध होने जा रहा है। उपलब्ध हो जाने के बाद हमारा वेंटिलेटर चालू होगा तो जिलावासियों को बहुत इसमें फायदा होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। वैशाली सदर अस्पताल कैंपस में एम्बुलेंस को धक्का देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इसके बावजूद एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो सका, जिससे स्वास्थ्य विभाग के लचर व्यवस्था जो है वो खुलकर सामने आ जाती है। हालांकि सिविल सर्जन का ये कहना है कि कोई भी मशीन कब खराब हो जाए इसकी गारंटी नहीं है। ऐसा कोई गाड़ी नहीं है कि खराब नहीं होता है। खराब हो गया तो स्वतः है कि उसको टॉर्चन करना ही है और उसको गैरेज में ले जाना है। चूँकि एम्बुलेंस जो है हमेशा चलते रहता है 24 आवर, तो स्वाभाविक है कि कभी न कभी ब्रेक डाउन हो जाता है। चूँकि मशीनरी चीज़ है, इस पर कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन खराब होगा या चलते रहेगा। स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग को लेकर डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया और एक ही राज्य में दो तरह के स्टाइपेंड पर उन्होंने सवाल उठाए। जूनियर डॉक्टर एक समान स्टाइपेंड देने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि आईजीएमएस के जूनियर डॉक्टरों का स्टाइपेंड 26,000 रुपए कर दिया गया, जबकि दूसरे मेडिकल कॉलेजों के जरिए डॉक्टरों के सिर्फ 15,000 रुपए ही उन्हें मिल रहे हैं। राज्य में एक ही स्टाइपेंड होना चाहिए। अभी आईजीएमएस का स्टाइपेंड रिवाइज करके 26,000 कर दिया गया है, लेकिन हमारा स्टाइपेंड हमारे से पूरे बिहार के बाकी सारे कॉलेज का स्टाइपेंड सिर्फ 15,000 रुपये है। जब पहली बार रिवाइज हुआ था स्टाइपेंड तब बोला गया था सरकार के द्वारा कि हर 3 साल पे हमारा स्टाइपेंड रिवाइज किया जाएगा, लेकिन इसके बाद हम लोग बहुत सारी चिट्ठियाँ सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को और प्रधान सचिव को लिख चुके हैं, लेकिन इसके बारे में रिविजन तो छोड़िए कोई आश्वासन तक नहीं मिला है। कोरोना काल में कोई भूखा न रहे, इसके लिए सरकार गरीबों को खाना मुहैया करा रही है। पूर्णिया में कम्युनिटी किचन में खाना बनाकर जरूरतमंदों को पैकेट दिए जा रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोगों को फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं। पूर्णिया के बस स्टैंड में और यहाँ पर नगर निगम के द्वारा कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों लोगों की भीड़ है और लोग यहाँ पे खड़े हैं और सबको खाना का पैकेट दिया जा रहा है। हालांकि लोगों की भीड़ है, लोग सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग मास्क पहने हैं। हमारे साथ यहाँ पर नगर निगम के टैक्स दरोगा हैं। बिहार सरकार के द्वारा है, हम लोग का इन्वॉल्व किया गया है, सहयोग हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें चावल, दाल और सब्जी 3 चीज़ दिया जा रहा है खाने के। आज कितने लोगों को दिया गया है? 500। लोगों का कहना है कि यहाँ पे कई दिनों से खाना बांट रहा है और जो कम्युनिटी किचन चलाने का सरकार का आदेश है उसके तहत यहाँ पे कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। लोगों को खाना मिल रहा है, जो भात, दाल, सब्जी का पैकेट है वो मिल रहा है ताकि लोगों की भूख मिट सके। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। बरसात के पानी से नदी पर बने पुल को नुकसान न पहुंचे, इसे लेकर पथ निर्माण विभाग की तैयारी शुरू हो गई है। विभाग के निर्देश पर जमुई जिले के पुलों पर जमे हुए मिट्टी को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जमुई शहर से सटे किऊल नदी पर बने बड़े पुल पर जमे मिट्टी और घास को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई शहर से सटकर गुजरने वाले किऊल नदी पर जो पुल है उस पुल को नुकसान न पहुंचे और बरसात का मौसम आ रहा है, वैसी स्थिति में विभाग के निर्देश के बाद जो पुल के किनारे, जो पुल पर के किनारे जो मिट्टी जमे हुए हैं और मिट्टी पर जो घास पतवार जमे हुए हैं उनको हटाने की कवायद शुरू हो गई है। देख सकते हैं कि मजदूर यहाँ पर लगे हैं, वो इसलिए कि बरसात अब शुरू होने वाला है और बरसात में पुल को नुकसान ना हो, पुल क्षतिग्रस्त ना हो या फिर जो मिट्टी या पानी जम जाता है उससे पुल को नुकसान ना हो, वैसे हालात में उसको पुल को बचाने के लिए यह विभाग के द्वारा यह काम शुरू कराया गया। देख सकते हैं कि यहाँ पर मजदूर लगे हैं और मजदूरों को यहाँ रोजगार भी मिल रहा है और ये मजदूर
उस मिट्टी को हटा रहे हैं जो पुल के किनारे जो लगे हुए हैं। देख सकते हैं कि मिट्टी को हटाया जा रहा है और ये मिट्टी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, खास करके जब पानी बारिश होगी और बारिश के हालात में जब यहाँ पर पानी जम जाता है और ये मिट्टी है, इस मिट्टी से नुकसान पहुंचता है। कुछ मजदूर यहाँ पर काम करने वाले, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, क्या निर्देश दिया गया है आप लोगों को? हाँ, क्या निर्देश दिया गया? ये है साफ करने के लिए मिट्टी साफ करो। हाँ, तो क्या मिट्टी से क्या नुकसान पहुंचता है? मिट्टी से यही पानी, हाँ हाँ, पानी उन्हीं रोक देता है, न होता है तो साफ कर दो, सफाई। पुल खराब होने का डर है। हाँ, जैसा कि मजदूर हैं और इनका कहना है कि जो मिट्टी हटाने का निर्देश दिया गया है और उनको उसके बाद ये मिट्टी हटाया जा रहा है। जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जमुई शहर और स्टेशन को जोड़ने वाली यह पुल जो है महत्वपूर्ण है और कई साल पहले इसका निर्माण हुआ था, लेकिन अब बरसात का मौसम आ रहा है और बरसात के मौसम में पुल का किनारा जो है क्षतिग्रस्त न हो, डैमेज है और पुल को बचाने के लिए बरसात से पहले ये कोशिश शुरू की गई है कि यहाँ पुल के किनारे जो मिट्टी जमे हुए हैं उनको हटाने की कवायद शुरू हो गई है ताकि पुल को बचाया जा सके। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Headline presented by Aisen